सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ये टॉपिक एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज रखता है और ये कंफर्म टॉपिक है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहला बात लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो एक एक करके पे लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स। Investments are assets held for earning income. Investments are assets held for earning income in the form of dividend, comma interest and rentals। अब इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन ये समझा रहा है कि इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है जो हम लोग होल्ड करते हैं बिजनेस में। इसलिए होल्ड करते हैं ताकि हम लोग कुछ इनकम अर्न कर सकें। किस फॉर्म में? डिविडेंड के फॉर्म में। जब हम लोग किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं ना, तो शेयर परचेज करने पे रिटर्न में जो इनकम डिराइव होता है, शेयर परचेज करने के कारण, शेयर होल्डिंग के कारण जो इनकम मिलता है एक शेयर होल्डर को, उसको डिविडेंड इनकम कहते हैं। जैसे मान लो हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीदा है, तो रिलायंस का शेयर्स खरीदने पे हमको क्या होगा कि हो सकता है कि हमको डिविडेंड मिले रिलायंस का शेयर्स पे। ठीक है, हमने एचडीएफसी बैंक का शेयर्स परचेज किया है, इंफोसिस का शेयर्स परचेज किया है, तो शेयर्स होल्डिंग के ऊपर जो इनकम मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो शेयर्स खरीदना क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है। और क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट? ताकि हम कुछ इनकम अर्न कर सकें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जैसे शेयर्स खरीदने पे जो इनकम होता है उसको डिविडेंड कहते हैं। हमने डिबेंचर्स परचेज किया किसी कंपनी का, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, हमने कंपनी का डिबेंचर्स परचेज किया है। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिबेंचर इशू किया है। डिबेंचर क्या होता है? इट्स अ लाइबिलिटी। कंपनी जब पैसा बोरो करता है ना, उधार लेता है पब्लिक से, पब्लिक को अपना डिबेंचर सेल करके, तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है? लाइबिलिटी हो जाता है। ठीक है, और जो इन्वेस्टर है उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। तो अगर हमने डिबेंचर परचेज किया किसी कंपनी का, तो डिबेंचर पे हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। या तो मान लो हम लोगों ने कोई बिल्डिंग परचेज किया है और बिल्डिंग परचेज करके उसको भाड़ा पे लगा दिया, वहां से हम लोग को रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट होता है क्या है? इन्वेस्टमेंट बेसिकली आर एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि हम लोग कुछ इनकम अर्न कर सकें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल्स। अब कॉपी के बीच में लिखेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और देख के लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने होल्ड किया है फॉर मोर देन 12 मंथ्स। इसके नीचे एरो देके लिखेंगे हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स।
मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो अपने बिजनेस ने होल्ड कर रखा है अपने पास फॉर मोर देन 12 मंथ्स, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके नीचे फिर से एरो देखिए लिखेंगे वैल्यूड एट कॉस्ट, वैल्यूड एट कॉस्ट। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है जो एक बिजनेस अपने पास होल्ड करके रखता है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, उसको हम लोग किस पे वैल्यूएशन करते हैं? कॉस्ट के ऊपर। दूसरी तरफ लिखेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो हमने रिलायंस का शेयर्स खरीदा और 12 महीने के अंदर बेच भी दिया, तो हमने रिलायंस का शेयर्स को 9 महीना होल्ड किया था, इट मींस वो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था। एरो एक लिखेंगे हेल्ड फॉर लेस देन और अप टू 12 मंथ्स, मतलब 12 महीना से कम या फिर 12 महीना तक जो होल्ड करेंगे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और मोर देन 12 मंथ जो होगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग वैल्यू करते हैं, लिखो वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस कॉमा विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब हमको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तब तो उसका वैल्यूएशन हम कॉस्ट पे ही करेंगे, कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस को एट द ईयर एंड। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तब उसको कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे वैल्यूएशन करेंगे। रिमूव करते इस टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। अगेन हम लोग कॉपी में इन्वेस्टमेंट फिर से लिखेंगे और अगेन उससे दोबारा निकालेंगे। अगेन इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट तरीका से। इन्वेस्टमेंट एक होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, एक इन्वेस्टमेंट होता है जो कि होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, और दूसरा में लिखेंगे वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। एक होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज और एक होता है वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। सो दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स्ड इनकम बियरिंग, वेरिएबल इनकम। फिक्स्ड का मतलब होता है जो वहां पे चेंज नहीं होगा, वेरिएबल का मतलब जहां चेंज होगा। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसपे हर साल मेरा इनकम फिक्स्ड इन नेचर रहेगा, जैसे मान लो डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसपे फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसपे फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। मान लो हम लोगों ने अगर 12% डिबेंचर्स परचेज किया है 1 लाख रुपए का, 12% डिबेंचर्स परचेज किया है 1 लाख रुपया का, इसका मतलब हमको एनुअली साल में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12% रेट से हर साल, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमको हर साल 12% मतलब 12,000 रुपया इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब मेरा इनकम तो फिक्स्ड है, चाहे कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी है। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स। डिबेंचर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है। बॉन्ड्स क्या होता है? सरकार को जब पैसा का जरूरत होता है ना, सरकार पब्लिक से ही पैसा लेता है। सरकार के पास तो कोई कुबेर का खजाना है नहीं। मान लो एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो बहुत लोग वहां पे घायल हो गए,
कुछ लोगों का डेथ हो गया तो सरकार क्या करता है, डिक्लेरेशन करता है कि जिनका डेथ हो गया उनका फैमिली मेंबर्स को 5 लाख रुपए करके मिलेगा, जिसका सीरियस एक्सीडेंट हुआ है 1 लाख रुपए करके मिलेगा, जिसको थोड़ा बहुत इंजरी हुआ है 20,000 करके मिलेगा। तो सरकार ये पैसा बांटेगा कहां से? पब्लिक से ही सरकार क्या करता है ना, वाया बॉन्ड्स पैसा रेस करता है, ठीक है, पब्लिक से ही रेस करता है। और बॉन्ड्स जनरली इंटरेस्ट फ्री होता है, लेकिन अगेन जो इंटरेस्ट फ्री होने के बावजूद भी, ठीक है, इस पे हम लोग को इनकम हो सकता है। जैसे मान लो सरकार ने बॉन्ड इशू किया, 100 रुपया यूनिट वाला बॉन्ड, एक एक यूनिट का दाम था 100 रुपया, सरकार ने उसको 97 करके सेल किया। मतलब 100 रुपया का माल हम लोगों ने, पब्लिक ने 97 में अगर परचेज किया तो हम लोग को 3 रुपया फायदा हो रहा है, वही हमारा इनकम है। मतलब खरीदते समय 97 और जब पैसा रिटर्न मिलेगा सरकार से तो 100 रुपया करके मिलेगा हर यूनिट पे, तो 3 रुपया फायदा हो रहा है। तो बॉन्ड्स हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता है, ये सब फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज होता है, ठीक है। कॉमा दे के लिख दो प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम लोग किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं ना तो उस पर भी फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो पहले से फिक्स्ड रहता है। मतलब ये सब ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसपे हमारा रिटर्न फिक्स्ड है। वेरिएबल मतलब जिसमें चेंज आएगा, कभी कभी कम, कभी ज्यादा, और कभी तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब इनकम ज्यादा भी हो सकता है किसी साल, इनकम किसी साल कम भी हो सकता है, और किसी साल जीरो इनकम हो सकता है। नेगेटिव इनकम भी हो सकता है, जो पैसा लगाए वो भी डूब जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या है, ऐसा एकमात्र इन्वेस्टमेंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, अगर हम लोग किसी कंपनी का इक्विटी शेयर्स पर परचेज कर रहे हैं ना, तो कंपनी आने वाला साल में इक्विटी शेयर्स पे कितना डिविडेंड देगा ये पहले से नहीं बताता है, ठीक है। ये वेरिएबल इन नेचर होता है। अगर कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हुआ है और सबको देने के बाद, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद, और उससे भी पहले भारत सरकार को टैक्स देने के बाद, लास्ट में कंपनी का जो इनकम बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट हक मिलता है प्रॉफिट्स में। तो प्रॉफिट्स में क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट राइट मिल रहा है, लास्ट हक मिल रहा है, इसीलिए इनका जो इनकम का जो नेचर है ना वो फिक्स नहीं है। भाई लास्ट में कितना प्रॉफिट बचेगा कंपनी के पास, ज्यादा भी बच सकता है, कम भी बच सकता है, कुछ पता नहीं है। इसलिए ये वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी सिखाया जाएगा और वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी सिखाया जाएगा। ये दोनों टॉपिक में से आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज के ऊपर कुछ एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी में हेडिंग दे देंगे फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। अब ये जो फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज है ना, इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो दो तरह का हो सकता है। तो कॉपी, इसके बाद लिखेंगे, कॉपी के बीच में हेडिंग दे देंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट का सेल, इन्वेस्टमेंट का परचेज, ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब ब्रैकेट में लिख लो सेल एंड परचेज ऑफ व्हाट, ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट। ट्रांजैक्शन दैट इज सेल एंड परचेज दो तरह का हो सकता है। एक होता है एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब सेल या परचेज के प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। एक्स इंटरेस्ट के नीचे एरो देके लिख देंगे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो सर सीधा ही एक्सक्लूडिंग लिख देते, नहीं, एग्जाम में एक्स इंटरेस्ट बोल के ही लिखेगा। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। और दूसरा होता है कम इंटरेस्ट, CUM डैश कम इंटरेस्ट, नीचे एरो देके लिख देंगे क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो जब भी ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट रहेगा हमको उसको एक्स इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो नीचे नोट लिखेंगे whenever the transaction
इज कम इंटरेस्ट, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब क्वेश्चन में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर कम इंटरेस्ट प्राइस पे दिया है, कॉमा, देन ऑलवेज कन्वर्ट इट टू एक्स इंटरेस्ट, मतलब अगर क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दैट इज सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट बोल के दिया है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हमेशा कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ये नोट नंबर 1 है, उसको हम लोग हमेशा कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एक्स इंटरेस्ट में। ठीक है, नोट नंबर 2 देके लिखेंगे, if the sum is silent, if the sum is silent, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, रिगार्डिंग whether the transaction, regarding whether the transaction is कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया है, सम साइलेंट है, कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कि ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है फिर कम इंटरेस्ट है, कॉमा, ऑलवेज कंसीडर इट एज एक्स इंटरेस्ट, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कि सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट या परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसको हमेशा क्या कंसीडर करेंगे कि वो एक्स इंटरेस्ट है, हम लोग उसको हमेशा कंसीडर करेंगे कि वो एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कम इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको रिमूव करते हैं, इस पे एक एग्जांपल करेंगे, तो इस पे लिखते हैं एग्जांपल नंबर 1, लिखेंगे मिस्टर एक्स परचेस्ड 1000 कॉमा 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। मिस्टर एक्स ने परचेज किया 1000 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹98 एक्स इंटरेस्ट, at ₹98 x interest on 1 अगस्त 2024। कब परचेज किया? ऑन 1 अगस्त 2024। फुल स्टॉप। द कंपनी pays interest on these debentures. The company pays interest on these debentures on 31st March and 30th September. 31st March and 30th September every year.
he also paid brokerage, मतलब एजेंट को कमीशन देना पड़ा, एट द रेट 0.5%, full stop. Calculate the effective cost and interest. Calculate the effective cost and interest. Calculate the effective cost and interest. अब इसमें देखो समझना पड़ेगा पहले हम लोग को क्वेश्चन को। मिस्टर एक्स मान लो एक इंडिविजुअल है, उसने 1000 डिबेंचर परचेज किया। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना परचेज किया? 1000, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% और फेस वैल्यू था 100 रुपया, मतलब एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया। तो अगर एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया है तो 1000 डिबेंचर का वैल्यू कितना? 1 लाख। एक डिबेंचर का वैल्यू, फेस वैल्यू अगर 100 रुपया है तो 1000 डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना? 1 लाख। और 100 रुपया जिसका फेस वैल्यू था, मिस्टर एक्स ने उसको 98 रुपीज में परचेज किया है एक्स इंटरेस्ट। क्वेश्चन बोल दिया है एक्स इंटरेस्ट, मतलब इस 98 रुपीज में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट जो होता है ना, वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये बात भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो मिस्टर एक्स ने डिबेंचर परचेज किया है, तो देखो डिबेंचर को परचेज करने का ना, सिक्योरिटीज को परचेज करने का दो मार्केट होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जब कंपनी अपना डिबेंचर खुद इशू करता है पब्लिक को, जिसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी जब अपना डिबेंचर इशू करता है पब्लिक को, ओरिजिनल इशू आईपीओ। और हम लोग सेकेंडरी मार्केट, दैट इज स्टॉक मार्केट से भी तो परचेज कर सकते हैं, हम लोग शेयर मार्केट से भी तो परचेज कर सकते हैं। मिस्टर एक्स ने किसी दूसरे इंडिविजुअल से डिबेंचर परचेज किया। कब परचेज किया? 1 अगस्त 2024 को। तो हम लोग यहां पे एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए। क्वेश्चन में थोड़ा एक लाइन आगे बढ़ा देना। एज्यूमिंग books of accounts of Mr. X are closed on 31st December। तो मिस्टर एक्स ने देखो डिवेंचर जो परचेज किया वो कितना तारीख को परचेज किया? 1 अगस्त 2024। अब कंपनी, जिस कंपनी का ये डिवेंचर है ना, वो कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करता है डिवेंचर होल्डर्स को। कौन कौन सा डेट पे पे करता है? एक तो 31 मार्च और ठीक 6 महीना बाद 30 सितंबर। तो 31 मार्च और 30 सितंबर हर साल कंपनी इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मिस्टर एक्स है ना, इसने डिवेंचर्स परचेज करते समय ब्रोकर को ब्रोकरेज भी दिया है 0.5%। 0.5% किसका? जो डील प्राइस रहा होगा। डील प्राइस मतलब जितना में उसने डिवेंचर परचेज किया होगा। हमको निकालना है इफेक्टिव कॉस्ट, मतलब उसका डिवेंचर का कॉस्ट कितना, और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, ये एज्यूम करते हुए कि मिस्टर एक्स अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन्वेस्टर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, यहां पे इन्वेस्टर कौन है? डिवेंचर कौन परचेज कर रहा है? मिस्टर एक्स। पूरा चैप्टर हमको इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से पढ़ना है, ठीक है। पूरा चैप्टर में हम लोग को इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट से सारा कहानी को समझना है। मिस्टर एक्स जो है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज करता है? ऑन 31 दिसंबर। तो सपोज ये है 1 जनवरी 2024 ओपनिंग डेट। मेरे साथ साथ बनाते रहो, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, मतलब 1 जनवरी 2024 क्या हो जाएगा? ओपनिंग डेट। ये है 31 मार्च, 31 मार्च 2024 इंटरेस्ट डेट। इंटरेस्ट डेट को हम शॉर्ट में आईडी लिख रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट डेट मतलब 31 मार्च को कंपनी इंटरेस्ट पे करता है।
अच्छा, मिस्टर एक्स ने डिवेंचर कब परचेज किया है? 1 अगस्त 2024। मतलब ये है डेट ऑफ परचेज, इसको हम शॉर्ट में डीओपी लिख रहे हैं, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज। और 30 सितंबर 30 सितंबर 2024 अगेन ये इंटरेस्ट डेट। और 31 दिसंबर 2024 ये ईयर एंडिंग का डेट। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने टाइमलाइन बना दिया है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 1 जनवरी 2024, इंटरेस्ट डेट है 31 मार्च 2024। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1 अगस्त 2024 है डेट ऑफ परचेज, दैट इज ट्रांजैक्शन डेट। 30 सितंबर 2024 है इंटरेस्ट डेट अगेन। ठीक है, क्योंकि कंपनी तो साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहा है और ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर 2024। अब देखो हमने जो डिवेंचर परचेज किया है वो इतना तारीख को परचेज किया है 1 अगस्त 2024। मतलब ये डिवेंचर्स किसी और के पास था, कोई और इसका होल्डर था, ये इन्वेस्टमेंट किसी और का था। कब तक? 1 जनवरी 2024 से लेके 31 जुलाई 2024 तक। ये बात हम लोग को समझना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स ने डिवेंचर कितना तारीख को परचेज किया? 1 अगस्त को। मतलब वो उसका एसेट कब से बना? 1 अगस्त से। इसका मतलब 1 अगस्त से पहले, मतलब 1 जनवरी से या फिर और भी पीछे से 31 जुलाई 2024 तक ये डिवेंचर इन्वेस्टमेंट किसी और का एसेट था। ये डिवेंचर इन्वेस्टमेंट किसी और का एसेट रहा होगा। मिस्टर एक्स ने किसी और से परचेज किया है, वाई जेड एबीसीडी किसी से भी परचेज किया है। तो मिस्टर एक्स को जो इनकम बनता है ना, जो इनकम बनता है इस एसेट पे, जो इनकम का हक बनता है वो कब से आएगा? 1 अगस्त से। अब 1 अगस्त 2024 को जब मिस्टर एक्स ने डिवेंचर परचेज किया होगा तो 1 अगस्त को मिस्टर एक्स ने डिवेंचर का दाम भी दिया होगा प्रीवियस डिवेंचर होल्डर को। दाम तो देना पड़ेगा ना, किसी से सामान खरीद रहे हैं तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो 1 अगस्त को मिस्टर एक्स ने 1000 डिवेंचर खरीदा जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है और एक एक यूनिट 98 करके खरीदा, एक एक यूनिट 98 करके खरीदा। तो 1000 डिवेंचर्स 98 करके मतलब 98,000 रुपीज किसने किसको पे किया? मिस्टर एक्स ने प्रीवियस होल्डर को पे किया, राइट। इसके साथ साथ ब्रोकरेज का भी छोड़ देते हैं, इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट बनता है कहां से कहां तक? देखो कंपनी ना साल में 2 बार इंटरेस्ट देता है, एक 31 मार्च को और एक 30 सितंबर को। तो कंपनी लास्ट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन डेट से पीछे देखेंगे, ट्रांजैक्शन डेट से हमको पीछे देखना है। पाकिस्तान का भी एक बच्चा था जो हमेशा बोलता था पीछे देखने के लिए, ठीक है, तो हम लोग को ट्रांजैक्शन डेट से पीछे ही देखना है। बच्चा भी बोलता था पीछे देखने के लिए, देश भी पीछे रह गया। तो हम लोग को इंटरेस्ट डेट से हमेशा पीछे ही देखना है, सॉरी ट्रांजैक्शन डेट से पीछे देखना है। तो अगर हम लोग ट्रांजैक्शन डेट से पीछे देखेंगे, देखो ये ट्रांजैक्शन डेट है, डेट ऑफ परचेज। यहां से अगर हम पीछे देखेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा दिख रहा है? 31 मार्च 2024। ये ट्रांजैक्शन डेट है, डेट ऑफ परचेज। यहां से अगर हम पीछे देखेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा दिख रहा है? 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च को कंपनी जब लास्ट इंटरेस्ट दिया था तब ये डिवेंचर का होल्डर मिस्टर एक्स था या प्रीसीडिंग पार्टी था? प्रीसीडिंग पार्टी था, पहला वाला पार्टी था। तब 31 मार्च को इंटरेस्ट तो उसी पार्टी को मिल गया होगा। मान लेते हैं स्टोरी में मिस्टर एक्स ने ये डिवेंचर मिस्टर जेड से खरीदा है, मिस्टर एक्स ने ये डिवेंचर मिस्टर जेड से खरीदा है। इसका मतलब 31 मार्च 2024 को जब कंपनी ने इंटरेस्ट दिया था तो सीधा जेड के बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया था। लेकिन 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक का जो इंटरेस्ट है, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई तक का जो इंटरेस्ट है, इस पे भी किसका हक बनता है? एक्स का कि जेड का? जेड का ही हक बनता है, बिकॉज ये डिवेंचर एक्स ने कब खरीदा? 1 अगस्त को। उससे पहले कौन ओनर था डिवेंचर का? मिस्टर जेड। तो ये जो इंटरेस्ट बनता है 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक का, अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो 4 महीने का इंटरेस्ट है, ये एक्चुअल में कंपनी कब पे करेगा? कंपनी 30 सितंबर को पे करेगा। और 30 सितंबर को डिवेंचर होल्डर कौन रहेगा? मिस्टर एक्स।
तो कंपनी को ना फर्क नहीं पड़ता मिस्टर एक्स है या मिस्टर जेड है, जो भी डिवेंचर होल्डर होगा उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। मतलब कंपनी 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2024 तक का जो इंटरेस्ट बनता है, और इवन आगे का भी 2 महीने का, ठीक है, अगस्त और सितंबर तक का जो इंटरेस्ट बनता है, मतलब यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट कंपनी कितना तारीख को पे करेगा? 30 सितंबर को पे करेगा। किसके बैंक में पैसा आएगा? मिस्टर एक्स के बैंक में पैसा आएगा। इसका मतलब मिस्टर एक्स डिवेंचर परचेज करते समय मिस्टर जेड को डिवेंचर का दाम भी पे करेगा और 4 महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके हाथों हाथ पे कर देगा। मिस्टर एक्स डिवेंचर परचेज करते समय 1 अगस्त को मिस्टर जेड को डिवेंचर का दाम तो देगा ही, 4 महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके दे देगा। अरे अभी दे दो, बाद में 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। अभी मिस्टर एक्स 4 महीने का इंटरेस्ट दे देगा, किसको? जेड को। बाद में मिस्टर एक्स का बैंक अकाउंट में 30 सितंबर को 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। डिवेंचर परचेज करते समय मिस्टर एक्स 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मिस्टर जेड को दे देगा 1 अगस्त को, और 6 महीने का इंटरेस्ट मिस्टर जेड के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो हिसाब से अगस्त और सितंबर का इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा, और जो इंटरेस्ट का पैसा उसने जेड को दे रखा है वो भी उसको रिकवरी हो जाएगा। क्लियर? फिर से बता रहे हैं, देखो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? डेट ऑफ परचेज है 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 से हमको पीछे देखना है, लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा है? 1 अगस्त 2024 से पीछे देखेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा है? 31 मार्च। साल में 2 इंटरेस्ट डेट है, 31 मार्च 30 सितंबर, 31 मार्च 30 सितंबर। ये ट्रांजैक्शन डेट है। ट्रांजैक्शन डेट से हमको आगे नहीं देखना है, फिर रॉन्ग हो जाएगा। ट्रांजैक्शन डेट से हमको पीछे देखना है। याद रखना, पाकिस्तान का बच्चा ही बोलता था पीछे देखने के लिए, मोटा बच्चा था एक। तो 1 अगस्त 2024 से हमको पीछे देखना है, लास्ट इंटरेस्ट डेट। ट्रांजैक्शन डेट से हमको पीछे देखना है, लास्ट इंटरेस्ट डेट। तो लास्ट इंटरेस्ट डेट के बाद ट्रांजैक्शन डेट तक कितना टाइम गैप है? 4 महीने का टाइम गैप है। और ये 4 महीना कौन कौन सा है? अप्रैल 2024, मई 2024, जून 2024, जुलाई 2024। ये 4 महीने का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपनी कितना तारीख को पे करेगा? आंसर है 30 सितंबर। किसके बैंक में पैसा आएगा 30 सितंबर को? आंसर है मिस्टर एक्स। कितना महीने का इंटरेस्ट आएगा मिस्टर एक्स के खाते में? 6 महीने का इंटरेस्ट। उस 6 महीना में ये 4 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा, और अलग से ये 2 महीना सितंबर, अगस्त सितंबर का भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा। मिस्टर एक्स का हक तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट पे है, इस पे मिस्टर एक्स का हक नहीं है। यहां पे डिवेंचर होल्डर कौन था इस पोजीशन पे? इस पोजीशन पे डिवेंचर होल्डर था हमारा स्टोरी में मिस्टर जेड। हमारा स्टोरी ऐसा है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड से डिवेंचर परचेज किया है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड से डिवेंचर परचेज किया है। कितना तारीख को परचेज किया है? 1 अगस्त 2024 को। तो 1 अगस्त 2024 ट्रांजैक्शन डेट है। ट्रांजैक्शन डेट से हमको लास्ट इंटरेस्ट डेट चेक करना है। ट्रांजैक्शन डेट से लास्ट इंटरेस्ट डेट है 31 मार्च। तो कितना टाइम गैप था? 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2024, मतलब अप्रैल 2024, मई 2024, जून 2024, जुलाई 2024। ये 4 महीने का इंटरेस्ट किसका हक का पैसा है? मिस्टर जेड का। पर कंपनी ये 4 महीना और ये 2 महीना 6 महीने का इंटरेस्ट पे कब करेगा? 30 सितंबर को। किसके खाते में पैसा आएगा? एक्स के खाते में। तो एक्स क्या करेगा ना, परचेज करते समय, डिवेंचर परचेज करते समय एक्स, मिस्टर एक्स जेड को डिवेंचर का दाम भी दे देगा प्लस 4 महीने का इंटरेस्ट भी दे देगा, क्योंकि बाद में मिस्टर एक्स को 30 सितंबर को 6 महीने का इंटरेस्ट कंपनी से मिल जाएगा। ऐसा करने से सब हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि मिस्टर एक्स ने ब्रोकरेज भी पे किया है, ब्रोकर को ब्रोकरेज भी दिया है। कितना परसेंट? 0.5%। अच्छा, हमेशा याद रखेंगे ना, ब्रोकर को जो ब्रोकरेज होगा ना वो डील प्राइस पे होता है। डील प्राइस का मतलब क्या होता है?
हाँ, तो ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट करते हैं? डील प्राइस पे। डील प्राइस क्या होता है ना, जितना में सौदा हुआ है, जितना में हमने डिवेंचर परचेज किया है। ये डिवेंचर 100 रुपया का था, बट हमने उसको 98 में परचेज किया। क्यों? क्योंकि मार्केट में ना दाम बढ़ते कमते रहता है, कभी इन्वेस्टमेंट का दाम कम हो गया, कभी इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया। तो हम लोग तो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कहां दाम कम हो तो खरीद लें, और कहां दाम बढ़ जाए तो रोक दे खुद को, ठीक है, ना खरीदें। तो इसने, मिस्टर एक्स ने 100 रुपया का डिवेंचर 98 में परचेज किया, ब्रोकरेज भी पे किया। हमको क्या कैलकुलेट करना है? इफेक्टिव कॉस्ट, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना होगा, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट डेट से पीछे वाला। अज्यूमिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मिस्टर एक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट। ये जो हम लोग छोटा सा एग्जांपल सीख रहे हैं, ये एक्चुअली मेन सम का वर्किंग नोट है। मेन सम में हम लोग को कुछ ऐसा ही वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट ऑन 1 अगस्त 2024, ऑन 1 अगस्त 2024। कंप्यूटेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट ऑन 1 अगस्त 2024। पर्टिकुलर्स, अच्छा, इफेक्टिव कॉस्ट का मतलब ही होता है एक्स इंटरेस्ट। जब भी कम इंटरेस्ट दिया रहेगा उसको हम लोग एक्स इंटरेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस, एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस। 1000 यूनिट डिवेंचर्स परचेज किया है मिस्टर एक्स ने, 1000 यूनिट डिवेंचर्स परचेज किया है, और एक एक डिवेंचर 98 करके परचेज किया है, 98 रुपीज। तो 98,000 हो गया अमाउंट, एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस। लेकिन ये कॉस्ट नहीं है, उसको तो ब्रोकरेज भी लगा है ना, ब्रोकर को ब्रोकरेज भी देना पड़ा है। याद करो बचपन का अकाउंटिंग, एसेट खरीदते समय कोई भी खर्चा करते हैं ना, वो एसेट के साथ ऐड हो जाता है, कैपिटलाइज हो जाता है। एसेट खरीदते समय कोई भी खर्चा करते हैं, वो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर होता है, वो वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, वो एसेट के साथ ऐड हो जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे ऐड ब्रोकरेज, ऐड ब्रोकरेज एट द रेट 0.5%। अब ये जो ब्रोकरेज लगेगा ना 0.5%, ये किसके ऊपर लगेगा? डील प्राइस के ऊपर। यहां पे जो डिवेंचर हम लोग परचेज कर रहे हैं उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 1000 डिवेंचर 100 रुपया करके फेस वैल्यू 1 लाख, 1 लाख डिवेंचर 100 रुपया करके फेस वैल्यू 1 लाख, ये उसका एक्चुअल वैल्यू है। बट हमने खरीदा कितने में? 98,000 में। तो ब्रोकरेज 98,000 पे लगेगा, डील प्राइस पे लगेगा। जितना में खरीदे, चाहे कम या ज्यादा, जितना में भी खरीदेंगे उतना पे ब्रोकरेज लगेगा। तो 98,000 का 0.5% कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है? 98,000 का 490, 490 रुपया। तो ब्रोकरेज जो है वो हमारे डिवेंचर कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब 98,490 रुपीज। ये हो गया हम लोग का इफेक्टिव कॉस्ट, ये हो गया हम लोग का इफेक्टिव कॉस्ट। अब इसी के नीचे हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, ये इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ट्रांजैक्शन डेट से बैक डेट पे। देखो कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है, एक 31 मार्च को, एक 30 सितंबर को। और ट्रांजैक्शन डेट क्या है? डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 अगस्त 2024। तो 1 अगस्त 2024 से अगर हम पीछे देखेंगे, पीछे, आगे नहीं देखना है, 1 अगस्त 2024 से पीछे देखेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा दिख रहा है? 31 मार्च की 30 सितंबर, 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद अप्रैल का इंटरेस्ट, मई का इंटरेस्ट, जून का इंटरेस्ट और जुलाई का इंटरेस्ट, ये 4 महीने का जो इंटरेस्ट है वो डिवेंचर होल्डर मिस्टर एक्स को पे करना पड़ेगा मिस्टर जेड को।
तो इंटरेस्ट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट हम लोग को हमेशा याद रखना है कि फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। तो फेस वैल्यू कितना रहने वाला है, देखो मिस्टर एक्स ने 1000 यूनिट डिवेंचर्स खरीदा है, 1000 यूनिट डिवेंचर, और एक एक यूनिट का फेस वैल्यू 100 रुपया है। तो 1000 यूनिट डिवेंचर पे 100 रुपया करके टोटल फेस वैल्यू हो गया 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन बता देगा हमेशा, 6% दिया हुआ है यहां पे। और इंटरेस्ट जो हमको कैलकुलेट करना है वो ट्रांजैक्शन डेट 1 अगस्त 2024, ट्रांजैक्शन डेट से पीछे देखना है, आगे का नहीं सोचना है, वो सम्स करते समय देखेंगे। हम लोग को यहाँ पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो मिस्टर एक्स पे करेगा ऑन द डेट ऑफ परचेज प्रीवियस होल्डर को, दैट इज मिस्टर जेड को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट होगा, 1 अगस्त से हम लोग पीछे देखेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट डेट 31 मार्च है कि 30 सितंबर है, 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। फेस वैल्यू कैसे निकाले, 1000 डिवेंचर्स पे 100 रुपया करके 1 लाख रुपया टोटल फेस वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% इंटू 4/12, तो 1 लाख का 6% होता है 6000, 6000 का 4/12 मतलब 1/3, तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है 2000, तो ये हो जाएगा 2000। ये हो गया कैलकुलेशन। अब मेन सम जब हम लोग करेंगे ना, तब ऐसा ही छोटा छोटा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हम लोग को, ज्यादा नहीं, 7-8 वर्किंग ऐसा बनाना पड़ेगा, और मेन सम 1 पेज का बनाना पड़ेगा। तो ऐसा छोटे छोटे सम हम लोग को बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 2, इसको रिमूव करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर ए परचेज्ड 1009% डिवेंचर्स। मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट खरीदा है डिवेंचर्स के नाम पे, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9। तो एक टाइमलाइन से इसको समझते हैं। सपोज ईयर एंडिंग का डेट है, क्वेश्चन का एंड से देखो, ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को। उस हिसाब से ओपनिंग डेट दैट इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या रहने वाला है, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 रहने वाला है ओपनिंग डेट। उसके बाद 31 मार्च क्वेश्चन के हिसाब से जो 2 इंटरेस्ट डेट है, कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करता है, देखो 31 मार्च को और 30 सितंबर को हर साल। तो 31 मार्च रहने वाला है इंटरेस्ट डेट, इंटरेस्ट डेट ये है 31 मार्च। शॉर्ट में चलो लिख देते हैं, आईडी लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस इशू है, यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट डेट, ये 31 मार्च है इंटरेस्ट डेट। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन डेट, डेट ऑफ परचेज। मिस्टर ए ने ये इन्वेस्टमेंट, ये डिवेंचर्स कितना तारीख को परचेज किया है, एज पर द क्वेश्चन 15 अगस्त 2024, 15 अगस्त 2024 को परचेज किया है, 15 अगस्त 2024। और अगेन इंटरेस्ट डेट कौन सा है, 30 सितंबर, 30 सितंबर 2024 इंटरेस्ट डेट है, 30 सितंबर 2024 इंटरेस्ट डेट है। और 31 दिसंबर 2024 ईयर एंडिंग का डेट है, ईयर एंडिंग किसके हिसाब से, मिस्टर ए के हिसाब से। तो देखो मिस्टर ए ने कितना डिवेंचर परचेज किया है, मिस्टर ए ने 1000 डिवेंचर्स परचेज किया है, 1000 डिवेंचर्स परचेज किया है एट द रेट ₹101.25 कम इंटरेस्ट, एट द रेट ₹101.25 कम इंटरेस्ट। और कितना तारीख को परचेज किया है, 15 अगस्त को। तो ये डेट ऑफ परचेज है। तो डेट ऑफ परचेज से पहले ये डिवेंचर इन्वेस्टमेंट किसी और के पास था। मान लेते हैं स्टोरी में कि मिस्टर ए ने ये डिवेंचर मिस्टर बी से परचेज किया था, मिस्टर ए ने ये डिवेंचर मिस्टर बी से परचेज किया था, मतलब प्रीवियस होल्डर कौन था, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने ये डिवेंचर कितना तारीख को परचेज किया, 15 अगस्त 2024 को। किससे परचेज किया, मिस्टर बी से परचेज किया। 15 अगस्त 2024 के पहले
तक ये डिबेंचर का होल्डर कौन था, ओनर कौन था, मिस्टर बी, राइट। तो 15 अगस्त 2024 के पहले का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो किसका राइट बनता है, मिस्टर बी का। और 15 अगस्त 2024 डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, डेट ऑफ परचेज है, इसके बाद का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो किसको राइट बनता है, मिस्टर ए का राइट बनता है। तो कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कितना तारीख को पे किया था, 31 मार्च 2024। और डेफिनेटली ये इंटरेस्ट 31 मार्च 2024 को किसके हाथ में आया होगा, मिस्टर बी के हाथों में, बिकॉज उस डेट पे होल्डर ऑफ द डिबेंचर कौन था, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने ये डिबेंचर कितना तारीख को खरीदा, 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2024 से पहले इसका होल्डर कौन था, मिस्टर बी। तो 31 मार्च 2024 जब कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया होगा, तब ये इंटरेस्ट का पैसा किसके बैंक में आया होगा, ए के खाते में कि बी के खाते में आया होगा, बी के खाते में आएगा ना भाई, 31 मार्च को। फिर से समझो, 15 अगस्त 2024 डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, मिस्टर ए ने ये डिवेंचर परचेज। सो 15 अगस्त 2024 से पहले जब इंटरेस्ट कंपनी ने दिया था 31 मार्च को, वो बी के बुक्स में क्रेडिट हुआ था, बी के बैंक अकाउंट में। बट 30 सितंबर को जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगा तब वो ए के पास आएगा। डेट ऑफ परचेज पे ए को डिवेंचर्स का पेमेंट भी करना है। कितना डिवेंचर्स, 1000 डिवेंचर्स को 101.25 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, चेक करो। 1000 डिवेंचर्स को 101.25 से मल्टीप्लाई करने पे 1,01,250 रुपए आता है, राइट। तो ये 1,01,250 रुपया डेट ऑफ परचेज पे डिवेंचर परचेज करते समय कौन किसको पे करेगा, मिस्टर ए पे करेगा मिस्टर बी को। ये तो डिवेंचर का प्राइस हो गया। इसके साथ इंटरेस्ट भी पे करेगा। कितना महीने का इंटरेस्ट मिस्टर ए पे करेगा बी को, 4.5 महीने का। 4.5 महीना कहां से, अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक 4.5 महीना होता है। इसका मतलब डेट ऑफ परचेज पे मिस्टर ए डिवेंचर का दाम भी देगा और 4.5 महीने का इंटरेस्ट भी दे देगा। किसको, मिस्टर बी को। मिस्टर बी का कहानी खत्म। आगे चल के 30 सितंबर को मिस्टर ए को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो ऑलरेडी मिस्टर ए ने 4.5 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया था, उसको मिलेगा 6 महीने का इंटरेस्ट। तो उसने जो 4.5 महीने का इंटरेस्ट अपने पॉकेट से पे किया था वो भी रिकवर हो जाएगा। और जो 1.5 महीना कौन सा, अगस्त का हाफ और सितंबर का पूरा, ये 1.5 महीने का जो इंटरेस्ट है वो किसका इंटरेस्ट बनता है, वो किसका इनकम है, मिस्टर ए का या कि मिस्टर बी का है, मिस्टर ए का इनकम है। और ये जो 4.5 महीने का इनकम है वो किसका इनकम था, वो बी का था। तो बी को मिस्टर ए डेट ऑफ परचेज पे डिवेंचर का दाम भी दे देगा और जो इंटरेस्ट बनता है वो भी दे देगा। हालांकि जो दाम है इसी के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि देखो प्राइस क्या लिखा हुआ है, कम इंटरेस्ट, मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद इंटरेस्ट, इसी के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और हमको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ, तो सोल्यूशन में लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट, या इफेक्टिव कॉस्ट ही लिख दो, इफेक्टिव कॉस्ट ब्रैकेट में लिख दो एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस, प्राइस मत लिखो, कॉस्ट लिखो। ये हो गया हेडिंग। उसके नीचे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले देखो, जो प्राइस हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है। प्रीवियस एग्जांपल में एक्स इंटरेस्ट गिवन था। तो जब कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो हम लोग लिखेंगे कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस, कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस। चेक करो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना परचेज कर रहा है मिस्टर ए,
1000 डिवेंचर्स, जिसका फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, पार वैल्यू कितना है 100 रुपीज, लेकिन 100 का डिवेंचर कितना परचेज कर रहा है 101.25, इसलिए 1000 डिवेंचर्स पे रुपीज 101.25 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 डिवेंचर्स पे 101 रुपया पॉइंट 25 पैसा करके मल्टीप्लाई करने पे कम इंटरेस्ट प्राइस आ रहा है 1,01,250। अब जब भी ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट रहेगा पहले क्या करेंगे, उससे इंटरेस्ट लेस करेंगे, क्योंकि कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे जब इंटरेस्ट लेस करेंगे तब वो बनेगा एक्स इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमेशा याद रखेंगे किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू के ऊपर। तो फेस वैल्यू को निकालने के लिए 1000 डिवेंचर्स, 1000 डिवेंचर्स एट द रेट रुपीज, 1000 डिवेंचर्स एट द रेट रुपीज 100। 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो 1000 डिवेंचर्स पे 100 रुपए करके फेस वैल्यू कितना, 1 लाख, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर द क्वेश्चन है 9%, और ये ट्रांजैक्शन डेट है, देखो 15 अगस्त 2024, 15 अगस्त 2024 ट्रांजैक्शन डेट है। इससे हमको पीछे देखना है, तो पीछे देखेंगे तो कौन सा इंटरेस्ट डेट दिख रहा है, ऑप्शन 1 30 सितंबर, ऑप्शन 2 31 मार्च। 15 अगस्त 2024 से पीछे देखना है, बैक डेट में देखना है, हमेशा आगे नहीं देखना है। 15 अगस्त 2024 से पीछे देखेंगे तो इंटरेस्ट डेट 30 सितंबर दिखेगा या 31 मार्च दिखेगा, 31 मार्च दिखेगा। तो 31 मार्च से काउंटिंग करो, अप्रैल का इंटरेस्ट, मई का इंटरेस्ट, जून का इंटरेस्ट, जुलाई का इंटरेस्ट और अगस्त हाफ, दैट इज कितना 4.5 मंथ, 4.5 महीना। ये 4.5 महीने का इंटरेस्ट कौन किसको पे करेगा, एज पर द क्वेश्चन मिस्टर ए पे कर देगा प्रीवियस होल्डर को, मिस्टर बी को हमारा स्टोरी में। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 9% होता है 9,000, 9,000 इंटू 4.5/12 कितना आ रहा है, कितना 3,375। तो 3,375 हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेस कर देंगे, कम इंटरेस्ट प्राइस में से 3,375 लेस कर देंगे। कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट प्राइस से जब 3,375 इंटरेस्ट लेस कर देंगे तब यह आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस, एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस। एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस कितना होगा बताओ माइनस करके, 97,875, ठीक है। तो जब भी ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट रहेगा इंटरेस्ट लेस करके उसको एक्स इंटरेस्ट बनाएंगे। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि मिस्टर ए ने डिवेंचर परचेज करते समय ब्रोकरेज पे किया, कितना परसेंट, 0.25%। 0.25% जो ब्रोकरेज पे किया है, तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, यहां पे ऐड हो जाएगा, तो लिख देंगे ऐड ब्रोकरेज एट द रेट 0.25%। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 0.25% ऑफ रुपीज। याद रखेंगे ब्रोकरेज हमेशा डील प्राइस पे लगता है। डील प्राइस क्या होता है, जितना में हम खरीद रहे हैं या जितना में हम बेच रहे हैं उसको डील प्राइस कहते हैं, है ना, जितना में डील हुआ, जितना में सौदा हुआ है। तो यहां पे 1000 डिवेंचर्स जिसका वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपया था, हमने 100 का माल 101.25 में खरीदा है, मतलब डील प्राइस यही है, इसी के ऊपर हम लोग ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे हमेशा। तो 0.25% ऑफ रुपीज 1,01,250 कैलकुलेटर 0.25% है। पॉइंट बैठिए कितना आ रहा है, 153.253.12 है ना, तो छोड़ देते हैं 12 को छोड़ देते हैं, 12 पैसा को छोड़ देते हैं, 253 को कंसिडर करते हैं। 253 रुपया पॉइंट 12 पैसा ऐसा कुछ आ रहा था, है ना, तो 12 पैसे को छोड़ दो, 253 रुपए को कंसिडर करते हैं, 253 रुपीज ऐड हो जाएगा। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 97,875, उसमें ऐड कितना 98,128, ये हो गया एक्स इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट।
28। तो हम लोग का जो मेन सम रहने वाला है उसमें हम लोग ऐसा छोटा छोटा कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में, और हर सम में अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 वर्किंग नोट ऐसा बनेगा, ठीक है। और जो मेन सम बनता है वो पूरा 1 पेज का बनता है, तो अकॉर्डिंगली मान के चलो 2-2.5 पेज का सम्स रहने वाला है फॉर 10 मार्क्स। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है। जो भी हम लोग सीख रहे हैं ये मेन सम नहीं है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।